नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। वैश्विक मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा। मोदी सरकार ने किया 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन। विपक्षी दलों को भी मिला प्रतिनिधित्व। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का देंगे संदेश। देश के लिए हम सब साथ, सुप्रिया सुले ने सरकार की पहल पर जताई खुशी। तो शशि थरूर ने कहा, जब बात राष्ट्रीय हित की तो पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण। सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए का छापा। आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किए नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने। आधी रात को सेना प्रमुख मुनीर ने दी थी फोन पर जानकारी। और पूरा देश कर रहा है सेना के शौर्य को नमन। अलग अलग हिस्सों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह भी है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसद में शशि थरूर कांग्रेस के, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के, संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड के, बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी के, कनिमोझी करुणानिधि द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि डीएमके की, सुप्रिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम शामिल है। राजनीतिक दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिनिधिमंडल के गठन के बारे में जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। यह राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है, उनमें एनसीपी की सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। तो सुप्रिया सुले ने एक्स पर कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनका बहुत आभारी हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति भारत की एकजुटता और अटूटता का संदेश देना है। हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं, गर्व, मजबूत और अडिग। जय हिंद। और डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
मैं भारत सरकार द्वारा हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया की 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दे दिया है और हमें दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकता के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये दुनिया भर में लोग जानते हैं। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में, कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भारत सरकार के इस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये डिप्लोमेसी के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेज करके विभिन्न कंट्री में पोस्ट पहलगाम जो एपिसोड हैं, जो भारत की स्थिति है, उस पर समूचे विश्व के साथ ये जानकारियां साझा करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजे जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत का पक्ष रखेंगे और विश्व के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार का। जो 7 डेलीगेशन जाएंगे वो भारत का पक्ष रखेंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ये पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है, जिसने आतंक की फैक्ट्री खोल ली है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उनका, वहाँ की आईएसआई, वहाँ की सेना और वहाँ की आर्मी, इनका पूरा गठजोड़ है। और जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ी साजिश की और उसका जवाब भी दिया गया। तो पूरे दुनिया में भारत का पक्ष पहले भी किया है, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, भी ये पक्ष पूरे दुनिया में गया। अब जब ये डेलीगेशन जाएगा तो ये मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन है, ये भी जाकर अपने इस पक्ष को वहाँ रखेगा। और केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरने के लिए जो कूटनीति तैयार की गई है उसका बीजेपी ने स्वागत किया है। भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है।
उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में जो पूर्ण समर्थन मिल रहा है, इससे वो और बढ़ेगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। हम इस फैसले की सराहना करते हैं, क्योंकि जब सांसद और जिम्मेदार लोग अन्य देशों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है और भारत ने क्यों कदम उठाए, तो विश्व मंच पर भारत को पूर्ण रूप से समर्थन मिल भी रहा है और मजबूत समर्थन मिलेगा। अभी इसी सप्ताह भारत ने यूएनएससी को पहलगाम आतंकी हमलों के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत दिए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पर्यटकों की जान ली गई और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना की सूझबूझ और रणनीति निभाई, दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपनी शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत आतंकवादियों के एक के बाद एक ठिकानों को नष्ट करता गया और पाकिस्तानी वायुसेना देखती रह गई। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे भारत के इन डमी जेट्स को दुश्मन ने असली फाइटर प्लेन समझ लिया और अपना रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को इसी का इंतजार था। वायुसेना को पाकिस्तान की कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठिकाने का पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से प्रलय शुरू कर दिया। डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक एंगेज रखा। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और रेडारों को पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। और आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अब यह मान लिया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान एयरबेस समेत उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। भारत के हमलों की बात स्वीकार कर ली है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी हैं। साथ ही पाकिस्तान के पीएम ने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक के इस्तेमाल की बात भी स्वीकारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक के साथ साथ चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे अब ये परतें खुल रही हैं और आइए आपको 12 मई का एयर मार्शल AK भारती का वो बयान फिर से सुनवाते हैं जब उन्होंने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस की बर्बादी की जानकारी दी थी। Already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway.
और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच लगातार उन सीमावर्ती इलाकों के भी हालात का जायजा लिया जा रहा है जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से आम लोगों को नुकसान पहुंचा था। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया। उपराज्यपाल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे की गई गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार की ओर से मिल रही मदद के बारे में भी जानकारी ली। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। और आम लोगों से मिलने के बाद उपराज्यपाल सेना के जवानों से भी मिले। उन्होंने जवानों की वीरता, पराक्रम और मां भारती के प्रति समर्पण को नमन किया। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को, और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ। और इस बीच जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जारी है। एसआईए ने सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले 11 मई को एसआईए ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापे मारे थे। आगे की कुछ बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश के मथुरा में 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि थाना नौझील द्वारा खाजपुर गांव में भट्ठों पर चेकिंग के क्रम में 90 लोगों के बारे में मालूम हुआ कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। एसएसपी मथुरा ने कहा कि सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर कहा कि यह देश की जनता का भावनात्मक फैसला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है।
जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। और अब हादसे की खबर ओडिशा से, जहां 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरापुट जिले में 3, गंजाम में 2 और गजपति में 1 की मौत हुई है, जबकि कोरापुट के लक्ष्मीपुर में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। अनुगुल जिले के परदीगुड़ा गांव में बिजली गिरने से 5 अन्य घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण बारिश होने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आइए इस यात्रा से जुड़ी कुछ खबरों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता एवं सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रमना पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती हुई वीर विनय चौराहे पर अमर शहीद वीर विनय के प्रतिमा के समक्ष देश की एकता एवं अखंडता के संकल्प के साथ समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सभी भारतीय लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में जम्मू कश्मीर के डोडा में भी महिलाओं ने तिरंगा रैली में भाग लिया। लोगों ने इंडियन आर्मी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तिरंगा रैली के जरिए डोडा के स्थानीय लोगों ने देश के वीर जवानों की गरिमा, शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और गुजरात के अहमदाबाद में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के लोगों के निर्वासन पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के लोगों को जल्द से जल्द निर्वासित किए जाने का निर्णय लिया था, जिस पर अदालत ने अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाते हुए कहा कि इन लोगों को निर्वासन से पहले अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देगा। मूडीज ने बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। विश्व की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस यानी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। यह निर्णय बढ़ते राजकोषीय घाटे, बढ़ते कर्ज और ब्याज दरों के कारण लिया गया है। इस कदम का अर्थ है कि अमेरिका को अब उधार लेने में अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ सकती हैं और निवेशकों का विश्वास भी कम हो सकता है। दूसरी ओर रिपब्लिकन को टैक्स बिल पास कराने में भी विफलता का सामना करना पड़ा है। हाउस रिपब्लिकन शुक्रवार को बजट समिति के माध्यम से कर छूट और खर्च में कटौती के अपने बड़े पैकेज को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। 16 के मुकाबले 21 मतों से टैक्स बिल को मुंह की खानी पड़ी।
बजट समिति रविवार को फिर से प्रयास करने के लिए बैठक करने की योजना बना रही है। रूस और यूक्रेन ने एक हजार कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता के दौरान यह निर्णय लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच ये 3 साल से अधिक समय में पहली प्रत्यक्ष शांति वार्ता है। यूक्रेनी दल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने किया, जबकि रूस के दल का नेतृत्व व्लादिमीर मेदेंस्की ने किया। वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मेदेंस्की ने कहा कि रूस बैठक के परिणामों से संतुष्ट है और बातचीत जारी रहेगी। इस बीच अल्बानिया में यूरोपीय नेताओं की एक बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वार्ता में प्रगति न होने पर रूस पर दबाव बनाने का आह्वान किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।